कि ये परसेंटेज ऑफ सीट्स है वो कौन डिसाइड करता है। जो डोमिसाइल रिजर्वेशन होता है उसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या इस डोमिसाइल रिजर्वेशन का मतलब है ऑटोमेटिक सिलेक्शन? तो अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। Hello everyone, this is Ragini, a second year BA LLB student at Hidayatullah National Law University. So in today's video, I will be talking about domicile category wise reservation in NLUs. तो सबको पता है कि वो क्या है और काम कैसे करता है। तो एक स्टेट में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहती है उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए। कि ये परसेंटेज ऑफ सीट्स है वो कौन डिसाइड करता है? तो ये जो है वो खुद यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से एंड वहाँ की स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसीज को देखते हुए। एंड ये जो परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्वेशन है वो वेरी करता है एनएलयूज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में 50% ऑफ सीट्स वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हो, या फिर उड़ीसा में 40% हो और महाराष्ट्र में 60% हो। अब बात करते हैं उन डोमिसाइल रिजर्वेशन में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो जो डोमिसाइल रिजर्वेशन होता है उसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है तो उस 50% में से कुछ परसेंट जनरल कैटेगरी को अलॉट होंगी, कुछ परसेंट एससी को, कुछ परसेंट एसटी को एंड कुछ परसेंट ओबीसी को। तो लेट्स से कि 27 सीट जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में यानी कि एनएलयू में रिजर्व्ड है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। तो क्या होगा, तो एसटी कैटेगरी की जो क्लैट रैंक एंड मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके हिसाब से जो टॉप 27 कैंडिडेट्स होंगे उनको वो सीट्स मिल जाएगी। हमारे टाइम पे 58 सीट्स थी वो जनरल कैटेगरी के लिए अलॉट थी, एसटी के लिए 27 सीट्स अलॉट थी एंड आई थिंक ओबीसी या एससी के लिए 16 सीट्स अलॉट थी। एंड हो सकता है कि 2024 में इतनी सीट्स थी लेकिन 2025 में थोड़ी ज़्यादा हो सकता है कि वही 28 सीट्स रिजर्व्ड हो या 16 रिजर्व्ड हो। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी पे। तो क्या इस डोमिसाइल रिजर्वेशन का मतलब है ऑटोमेटिक सिलेक्शन? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। यू स्टिल हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, यू स्टिल हैव टू क्लियर द टेस्ट, यू स्टिल हैव टू गो थ्रू विद द काउंसलिंग प्रोसेस। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स होंगे वो हायर होंगे किसी एसटी, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट से। अब एक स्टूडेंट है जिसका 5000 रैंक आया है और उसकी बहुत अच्छे खासे स्कोर भी आया है। फॉर एग्जाम्पल 85 to 90 के बीच में उसके स्कोर आए हुए हैं, बट उसका जो है एसटी कैटेगरी का रैंक उस स्टेट में 30 आया है। तो अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा चाहे उसकी रैंक कितनी भी अच्छी आई हो या उसका स्कोर कितना भी अच्छा आया हो। किस लिए? क्योंकि जो बाकी 29 बच्चे हैं उनका रैंक ज़्यादा आया है उस बच्चे से। बट हो सकता है कि सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अब क्यों? हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने वहाँ एडमिशन नहीं लिया होगा, हो सकता है वो किसी अनदर एनएलयू में अपग्रेड कर गया होगा एंड दिस सेम गोज विथ एवरी कैटेगरी स्टूडेंट्स। And here I am talking all about domicile category wise reservation, so please don't misunderstood or misinterpret. Okay, so I explained everything about domicile category wise reservation. I hope मैं आपको समझा पाई होंगी, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक डोमिसाइल रिजर्वेशन या फिर रिजर्वेशन को लेके उस पर डिपेंड हो जाए। तुम अपनी मेहनत करो, अपना हार्डवर्क करो एंड तुम्हारा हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब हो सकता है कि हमको ये चीज़ थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी लगे, इसमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन लगे, बट दिस इज द फैक्ट यार एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइक तुमको स्टार्टिंग से पता था कि तुम्हारा कंपटीशन उन 4 बच्चों से है और इसका कंपटीशन इन 4 बच्चों से है। तो अगर तुम उस 4 बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाए और इसने उन 4 बच्चों से कम्पीट कर लिया तो यू कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर योर एक्शंस, फॉर योर फेलियर। मुझे इन चीज़ों के बारे में बोला जाता था तेरे को तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, तू तो इतने नंबर भी लाएगी तब भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पता है किस लिए बोलते हैं ये लोग? अपना बचने के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर इनका सिलेक्शन ना हो तो ये लोग ये बोल पाए कि इसका नंबर तो इतना आया था, ये रिजर्व कैटेगरी की थी इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया और हम तो इतना ला के भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोलना चाहती, यहाँ पे मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जो अपने क्लैट के स्कोर्स को दूसरे के क्लैट के स्कोर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो I just want to say stop comparing and start doing, start working upon it. तुम्हारा कंपेयर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, अपने ऊपर काम करने से सिलेक्शन होगा। और हमेशा याद रखना अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हुआ होगा, तुम्हारे मेहनत में कमी रह गई होगी इसलिए नहीं हुआ। जब दूसरे रात में जगकर पढ़ रहे होंगे तब तुम सो रहे होगे, रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे या किसी कॉन्सर्ट में डीजे पार्टी कर रहे होगे। एंड मैं आपको इसलिए काम करना स्टार्ट करने बोल रही हूँ ताकि आप भी बाद में ये बहाना ना
कर सको कि रिजर्वेशन की वजह से नहीं हो पाया। बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है यार, तो आपके पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे क्लैट के एग्जाम देने से पहले ही मैं पूरे जर्नी में अपना प्लान भी सेट करके रखी थी। लाइक अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं चली जाती बिलासपुर से CGPSC की प्रिपरेशन करती। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, तो उस पर चले जाओ ना यार। या फिर तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो वापस से स्टार्ट करो। बाकी मैं तो चाहती हूँ सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। वो सारे लोग जिन्होंने मुझे कमेंट्स में डाउट पूछे हैं, वो लोग एक दिन उसी वीडियो में मेरे कमेंट करके बोले दीदी हमारा सिलेक्शन हो गया, मुझे ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिली है, एंड मैं उनको रिप्लाई में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय।